भारतीय जनता पार्टी शहर जिला उदयपुर के मीडिया सेंटर कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे बीच में हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय गुलाब चंद कटारिया साहब एवं हमारे उदयपुर के सांसद अर्जुन लाल जी मीणा साहब दोनों आपके बीच में हैं। शहर जिलाध्यक्ष जी, हमारे शहर के दोनों तीनों महामंत्री और हमारे नगर निगम में अनुमति समिति के अध्यक्ष श्री आशीष जी कोठारी साहब, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एवं हाल ही में जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है उस पर अपनी विचार रखेंगे आदरणीय अर्जुन लाल जी मीणा साहब, तत्पश्चात आदरणीय गुलाब जी साहब वर्तमान व्यवस्था में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्य। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे राजस्थान में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और हमारे प्रदेश के नेता आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी शहर के जिला अध्यक्ष जी आदरणीय रविंद्र जी श्रीमाली साहब, हमारे तीनों महामंत्री जी, बहन किरण जी, यशपाल सिंह जी और हमारे मनोज जी, आदरणीय हमारे पार्षद जी आशीष जी कोठारी साहब, हमारे मीनारिया जी और कार्यालय मंत्री और आप सभी मेरे प्रेस के साथी मित्रों, आप सबको विदित है आज बड़ा दुख का विषय है कि हमारे बीच में हमारे देश की जो सुरीली आवाज़ की हेतु दुनिया में जानने वाली हमारे लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं रही। हम सब दुख प्रकट करते हैं और आप सबको विदित है कि 1 फरवरी को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो आम बजट पेश किया उसके बारे में आप सब लोगों को विदित होगा। मोटा मोटी हमारा देश अभी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, अमृतकाल मना रहा है। इस अमृतकाल महोत्सव में जो बजट पेश किया है वो आगामी 25 साल को देखते हुए आधारभूत इस देश में जो आवश्यकता है, सड़क की, रेलवे की, हाईवे की, जो आधारभूत किसानों के लिए, मजदूर के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आम आदमी के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, उस आवश्यकता को देखते हुए ये बजट पेश किया है। और ये बजट एक आम आदमी के लिए अच्छा बजट है। आप चाहेंगे अलग अलग विभागवार या जो कुछ भी आप पूछेंगे तो मैं और हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय हमारे गुलाब जी भाई साहब हम लोग आपको जवाब देंगे। ये जो उदयपुर से अहमदाबाद, ये 2009 में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और मनमोहन जी की दूसरे कार्यकाल की सरकार थी, तब घोषणा हुई थी। उस घोषणा के 4 साल तक यानी कि 2000 से लेकर 2014 तक 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। मोदी जी जब देश में पहली बार प्रधानमंत्री बने, मोदी सरकार आने के बाद पहली बार इस महत्वाकांक्षी परियोजना, रेल परियोजना को हाथ में लिया और अब तक 1409 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। और इस बजट में इसी परियोजना के लिए आमान परिवर्तन उदयपुर से लेकर अहमदाबाद तक के लिए 363 करोड़ रुपए की इस बजट में रखा गया है, जिसमें से 95 करोड़ रुपीज़ ये जो विद्युतीकरण के लिए रखा गया है। तो रेल के मामले में, और आपने देखा होगा, आपने बजट आपने देखा है, पढ़ा है, सुना है कि देश में 300 वंदे भारत रेलगाड़ियाँ चलाई जाएगी, 400, और उसमें से हमारे यहाँ से जो ये जैसे आमान परिवर्तन का काम पूरा हो जाएगा तो राजधानी जैसी गाड़ियाँ हमारे यहाँ से निकलेगी और अहमदाबाद और साउथ के राज्यों में जाएगी। तो ये 400 गाड़ी रेल हमारे देश में आगामी 3 वर्षों के लिए ये जो बजट में प्रावधान किया गया है, ये 25 साल की एक योजना बनाकर जब देश हमारा आज़ादी का 100 साल मनाएगा तो इस देश में ये काम होने वाला है। जैसे कि PM आवास, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का मकान दिया गया है, शहर वालों के लिए अलग है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से नल से जल योजना
उसमें प्रावधान किया है 48,000 करोड़ रुपया 80 लाख परिवारों के लिए पक्का मकान बनाने का इस बजट में घोषणा की गई है। और 60,000 करोड़ रुपये ये जो नल से जल योजना जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन ये योजना चलती है, इस योजना के माध्यम से पूरे देश के लोगों के लिए 3.8 करोड़ लोगों को ये नल से जल योजना पहुंचाने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। इसी तरह से सड़कों के मामले में, हाईवे के मामले में 25,000 किलोमीटर सड़कें बनेगी। ये आने वाले ये 1 साल का बजट है, तो 25,000 किलोमीटर सड़क ये पूरे देश में बनेगी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत पूरे देश में राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर सड़कें बनी हैं तो राजस्थान प्रदेश में पिछले 5 साल में जब वसुंधरा जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सबसे ज़्यादा सड़कें इस देश में और अच्छी क्वालिटी की अगर कई सड़कें बनी है तो राजस्थान में उस समय बनी थी। ये आज रिकॉर्ड है। और भारतमाला जो सड़क योजना है पूरे देश के चारों कोनों में चारों तरफ बनने वाली भारतमाला ये परियोजना आपने देखा होगा। दिल्ली से लेके मुंबई तक का जो ग्रीन कॉरिडोर सड़क बन रही है, ये बहुत बड़ी आदमी दिल्ली से चलेगा और मुंबई तक लगभग 8 से 10 घंटे में पहुंच जाएगा। तो ये सारे काम सड़कों के मामले में, गरीब कल्याणकारी जितनी भी योजना है, चाहे गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम है, 80 करोड़ है ना सर, 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज अभी तक दे रही है सरकार पिछले 2 साल से, कोविड काल से लेके। तो ये बहुत बड़ी योजना है। 43 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री जनधन खाते खुले हैं, जिससे कि जो एक समय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, उन्होंने अपने लाल किले के भाषण से कहा था, मैं वहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ उदयपुर के लिए, गांव में किसी गांव के लिए भेजता हूँ, तो मैं वहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ और गांव तक जाते जाते केवल 15 पैसे पहुँचते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से 1 रुपया अगर उदयपुर के किसी गांव में भेजना है तो वो 1 रुपया पूरा पहुँचेगा। वो इसलिए कि सभी लोगों के प्रधानमंत्री जनधन खाते खुले हुए हैं। तो ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मेरा एक प्रश्न गुलाब जी साहब से है कि जल शक्ति मंत्री जो गजेंद्र सिंह जी है, तो आपकी बात पहले करो। अच्छा, ओके। नहीं देखो, इसी में मैं पूछना चाहूँगा कि आम जन में ये जो 5 दिन पहले निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने बजट घोषित किया है, उसमें आम जन के अंदर ये कि आम लोगों को इस बजट का बेनिफिट नहीं मिला। जो कॉर्पोरेट घराने हैं, जो उद्योगपति, उन्हीं को उन्होंने उनको बेनिफिट मिला। उसके बारे में आज आपने बजट आप लोग सबने देखा है, किसी तरह का कोई टैक्स लगाया नहीं गया, कोई परिवर्तन नहीं किया। ये बड़ी बात है साहब। नहीं तो टैक्स बढ़ाते थे, अभी कहते सब टैक्स बढ़ा दिया, ये कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कोविड काल 2 साल निकल गए, इतनी विपरीत परिस्थिति में देश और दुनिया इस वैश्विक महामारी से जूझ रही है, उसके बाद भी 9.5 यानी कि 9.2% मतलब जीडीपी जो अनुमानित लगाई गई है, ये मतलब ये समझ लो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का काम करने का और देश के लोगों का काम करने का तरीका है कि इस विपरीत काल में भी हमारी जीडीपी इतनी बनी रही है। सर, जो रेलवे में छूट मिल रही थी उसके लिए हम बात करेंगे, आपकी छूट दिलाएंगे। ये जब आप 65 साल के ऊपर के हैं तो ये तो मिलेगा, इसमें कोई बात नहीं है। भाई साहब, सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी है और वहीं क्लासों में टीवियाँ लगाने की बात कर रहे हैं, तो पहले अध्यापक जरूरी हैं या पहले टीवी लगा के उसको डिजिटल करेंगे? देखो, शिक्षा वैसे राज्य का विषय है, लेकिन जो भारत सरकार के नॉर्म्स और उसके गाइडलाइन में जो आता है, उन्होंने कहा है कि इस कोविड वैश्विक महामारी में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करें। उसके लिए उन्होंने 12 चैनल चलते थे, जिसको 200 चैनल किए गए। इससे बच्चा घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। ये सरकार ने अपनी व्यवस्थाएं बढ़ाई है, बाकी शिक्षा राज्य का विषय है। मैं अपनी बात शुरू करूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को भी राजनीति में लंबा समय 40 साल हो गए, कई सरकारों को देखा, कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि कोविड की 2 वर्ष निकलने के बाद भी इस सरकार ने अपने बजट में जो टोटल खर्चा बताया वो 39,44,000 करोड़ का बजट रख करके अब तक का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्लान बजट पेश हुआ है।
बिना किसी टैक्स के, बिना किसी के ऊपर भार लगाए, और कोविड की महामारी में दुनिया के बड़े बड़े देश जी बोल गए हैं, उसके बाद भी केंद्र सरकार ने अपने आय को बढ़ाया है। अब मैं आपको बता दूं, रेवेन्यू रिसिप्ट जो सबसे बड़ी ताकत होती है किसी भी राज्य की हो चाहे केंद्र की, जो 19-20 का बजट था, उसका जो फाइनल बजट जो आया था उस समय 14 लाख करोड़ रुपया टैक्स का अर्जित कर पाए थे। इस बार सरकार ने 19,33,000 करोड़ रुपया टैक्स रेवेन्यू, लोन नहीं है, टैक्स रेवेन्यू, जो लगभग 19-20 के एक्चुअल बजट से 35% बढ़ा है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। अगर कोई इसके बारे में ये कहे कि ये बजट नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ ये बजट 100% गांव को, गरीब को, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, मैं सोचता हूँ जितनी गरीब को योजनाओं से लाभ दिया जा सकता वो सब इसमें से दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको आंकड़ों के आधार पे मैं तुलना करना चाहता हूँ ताकि आप थोड़ा समझें। ये जो नेशनल हेल्थ मिशन का जो पिछली बार का बजट था, कोविड के समय में जब पिक कोविड था, तब हमारे यहाँ 34,947 करोड़ का बजट था। अभी कोविड ढाल पर आ रहा है, उतना ज़बरदस्त नहीं होते हुए भी इन्होंने 37,800 करोड़ रुपए का हेल्थ बजट रख करके, ये हेल्थ बजट किसके लिए है? उस गरीब आदमी के लिए है जिसको मुफ्त दवाई मिलती है, मुफ्त जांच मिलती है, और आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने का मिलता है। जल जीवन मिशन, मैं सोचता हूँ मेरी ज़िंदगी में विधानसभा के भाषण देते देते गला सूख गया। पानी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। उस पानी के लिए इस सरकार के इस सेकंड काल में जिस प्रकार का पैसा मिल रहा है, ये आश्चर्यजनक है। पिछली बार मिला था जल जीवन मिशन का 45,000 करोड़, इस बार बजट का प्रावधान है 60,000 करोड़। आप सोच सकते हो है ना, मतलब इतने लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ राजस्थान दुर्भाग्यशाली है, इस सरकार को अब तक 16,000 करोड़ रुपया इस पानी का नल घर घर पहुँचाने तक के लिए मिला है, और राजस्थान का आंकड़ा है 1 करोड़ 1 लाख घरों को पानी पहुँचाने का सारा जो आंकड़ा इकट्ठा हुआ, अभी तक हम 16-17 लाख से ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं। पैसा हमारे पास पड़ा है, लेकिन चूंकि मैचिंग मिलाना पड़ता है, वो राज्य सरकार नहीं मिलाने के कारण से उसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये जो नेशनल एजुकेशन मिशन है, जो शिक्षा के लिए है, मैं सोचता हूँ शिक्षा का अधिकांश खर्चा तो राज्य सरकारें करती है। केंद्र सरकार तो ऐसी शिक्षा को मदद करने के लिए अपने बजट में प्रावधान रखती है, जबकि शिक्षा राज्य का क्षेत्र है। पिछली बार था 30,000 करोड़ रुपया, इस बार है 39,000 करोड़ रुपया। तो आप अंदाज लगा सकते हो शिक्षा किसको? उस गरीब के बच्चे को जो शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पिछली बार मिला था 14,000 करोड़ रुपया, और इस बार मिल रहा है 19,000 करोड़ रुपया। ये सब काम किसके लिए है? उस गरीब के लिए है, जिसके बारे में बड़े बड़े नेता खड़े होते हैं, ये गरीब को समर्पित नहीं है, ये किसान को समर्पित नहीं है, ये फलां को समर्पित नहीं है, बेरोजगारों का नहीं है। 60 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का इस बजट में प्रावधान किया हुआ है। उस किसान को जो अपनी फसल पैदा करता है, उस किसान को अब तक का रिकॉर्ड है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जितना अनाज खरीदने के लिए पैसा इस बार रखा है 2,37,000 करोड़ रुपया, जो हाईएस्ट है किसान के लिए खरीदने की दृष्टि से, वो इसमें रखा हुआ है। किसान सम्मान निधि जो तो पिछले कई सालों से चल रही है, लेकिन उसके बाद भी कोई रह गया होगा, किसी को और मिलने से बच गया। 11 करोड़ लोगों को बिना मांगे उनके खाते में 6,000 रुपया हिंदुस्तान में पहुंचाने वाली कोई पहली स्कीम है, जो मैंने तो अपने राजनीतिक जीवन में मांग के थक जाते थे, तब भी कभी थोड़ा सा पैसा मिलता था,
उसकी जगह पहले 67,000 करोड़ था, पिछले साल 67,500 करोड़, अब की बार बजट में रखा है 68,000 करोड़। अभी आप थोड़ा सा इसको देखें, ये जो है ना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जो बजट था, जब कांग्रेस सरकार थी तब ये बजट 22,000 करोड़ का था। कांग्रेस छोड़ के गए, उसके बाद आज की तारीख में अब की बार इस बजट में हिंदुस्तान के किसान के लिए 1,32,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। अगर कोई इसके बारे में एनालिसिस करे तो रूरल डेवलपमेंट की दृष्टि से जो बजट इस सरकार ने रखा है वो अब की बार 1,38,000 करोड़ है। ये किसके लिए जाएगा? रूरल डेवलपमेंट कोई बिरला टाटा का होगा या अंबानी का होगा? मैं सोचता हूँ जो भाषा प्रयोग करते हैं ना, ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग का चश्मा ही बदल गया है। हम हर बुराई को पकड़ने का प्रयास करते हैं, सच्चाई के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे में 1,40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इस बार, और अपने राजस्थान में भी 7,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट केवल राजस्थान में है। और हम भाग्यशाली हैं कि हमारी अहमदाबाद का प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है, बड़ी सादी वाला प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो रहा है, बड़ी सादी से नीमच वाला जो है वो 50 करोड़ रुपया उसमें सेंक्शन हो गए। और जैसे ही हम नीमच से जुड़ जाएंगे और इधर से अहमदाबाद से जुड़ जाएंगे तो उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा बूम जो है ना, इसको उदयपुर को जो है मिलेगा। मैं सोचता हूँ कि ट्रांसपोर्ट में जो रोड नेटवर्क का, जो गडकरी जी को धन्यवाद देता हूँ, मैं इनको भी ज़िंदगी में कई मंत्रियों को देखने का मौका मिला, लेकिन इस आदमी की वर्किंग और इस आदमी का काम देख कर के बड़ा आश्चर्य होता है। कितने सारे देश में जो रोड नेटवर्क खड़ा किया है। अभी मैं कल ही आया हूँ जयपुर से, ये जो 6 लेन अपनी बनी है, यानी केवल और केवल थोड़ा सा नसीराबाद से लेकर के विजयनगर के बीच में बाकी रह गई, बाकी सारी रोड आज की तारीख में कंप्लीट हो गया। एक ये अपना देवारी का जो है फ्लाईओवर, इसको बढ़ने के बाद के बाकी सारा का सारा ये जो समयबद्ध कार्यक्रम हुआ, मतलब आपने देखा होगा 17 अगस्त में प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, खेल गांव में उसकी घोषणा की, उसके बाद बजट बनकर के 18 से काम शुरू हुआ। 18 से कोई 2,500 करोड़ का काम हो और वो 3-3.5 साल में अपनी पूर्णता को ले ले, ये अपने आप में अब तक का एक आश्चर्यजनक है। और लगभग रोड नेटवर्क पे इस बार खर्च हो रहा है 2 लाख करोड़ रुपया, जो अब तक का मैं सोचता हूँ कि कोई सोच भी नहीं सकता है। और सबसे बड़ा जो एक लाभ दिया है, जिन एसएससी ने, जिन्होंने अपना कहीं भी अकाउंट देने में चूक हो गई या नहीं दे पाए, तो 2 साल का उनको और समय दिया है कि आप अपना अकाउंट पेश कर सकते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम लोग टैक्स चुकाने की आदत में आएँ और अपना हिसाब रखने का प्रयास करें। तो ये पहली बार शायद इतने समय के बाद जो है वो आपको छूट मिली है। सबसे बड़ा जो लाभ मिला है राजस्थान के कर्मचारियों को, राजस्थान के कर्मचारियों की जो पेंशन योजना 2004 में बदली, उसमें 10% राज्य सरकार जुलाती थी, 10% कर्मचारी की तनख्वाह से कटता था। वो सारा का सारा केंद्र सरकार में जैसे 14% था, वो अब राजस्थान के भी कर्मचारी को 14 के हिसाब से उसको ये पैसा मिलेगा। तो उसकी 14 मतलब 28% हो गया। इसका मतलब उसको हर सैलरी के महीने में एक तरह से 1/4 हिस्सा उसका डिपॉजिट में जाएगा, और जब वो रिटायर्ड होगा तो इतना बड़ा अमाउंट मिलेगा कि वो अपनी ज़िंदगी बहुत खुशहाली से बिताएगी। फिर ये पहली बार बजट में है 1 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सभी राज्यों को बिना ब्याज के केंद्र सरकार ने फंड रख करके देने का प्रोविजन किया है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। इस सरकार को पहले हम जीडीपी का केवल अधिक से अधिक जो कर्जा ले सकते थे वो 3% था। पिछली बार उन्होंने बदलकर 3.5 किया। अब की बार उन्होंने इसको 4% तक आप जीडीपी का लोन ले सकते हो। इसका मतलब हर राज्य को अपने लोन लेने की क्षमता को भी एक तरह से बढ़ोतरी हुई है। इस 4 में से उन्होंने 0.5 मतलब जो % है, वो % केवल बिजली के डेवलपमेंट और बिजली के विकास के लिए जो है वो ले सकते हैं। तो ये अभी अपने आप में एक है। मैं सोचता हूँ घर घर पानी के लिए आपने बताया, 60 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, इसके बारे में बताया। और सबसे बड़ा जिसको आप हाईलाइट करिए
ये पहली बार है हिंदुस्तान में कि 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर, जहाँ का व्यक्ति सीधी तरह से एक से ओईसी कोर बैंकिंग से जुड़ करके वो अपने व्यवसाय को और अपने काम को बहुत बखूबी अच्छे ढंग से निभा सकेगा। तो ये सामान्य सुविधा नहीं है, क्योंकि बैंकों की शाखा इतनी नहीं है, लेकिन अब कोर बैंकिंग के माध्यम से उन पूरे पोस्ट ऑफिस को ये अधिकार दे दिया है कि वो इस कोर बैंकिंग का लाभ उठाए। मैं सोचता हूँ ये जो 7 इंजन का विकास उन्होंने कहा ना, इसमें आपका रोड आ गया, रेल आ गया, हवाई जहाज आ गया, पानी का जहाज आ गया, मतलब सब प्रकार का जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सरकार ने जिस प्रकार का पैसा रखा। और सबसे बड़ी विशेषता जो अब तक मैं देखता हूँ कि बजट केवल और केवल जनता को लुभाने के लिए घोषणाओं का अंबार लगता है। इस बार चुनाव था 5 राज्यों में, कुछ करने का प्रयत्न कर सकते थे? नहीं। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मजबूत होकर के देश तरक्की के रास्ते पर जाए, वो जितनी भी आपकी छोटी MSME जो फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों को 5 लाख करोड़ एक तरह से उनको मदद करके खड़ा करने के लिए जिस प्रकार का प्रोविज़न रखा है, और एक तरह से गारंटी का है ना, पहले पैसा मिलता था, बिना गारंटी के वो लोन ले सकेगा। मैं सोचता हूँ कि एक नहीं ऐसी अनेक चीज़ें जो कुछ मैं आपको चार्ट से दिखा सकता हूँ कि यह पहली बार होगा कि हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट जो है ना, वो 35% रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्स, और हिंदुस्तान में पहला वर्ष और पहला महीना है कि 1,40,000 करोड़ रुपया GST का कलेक्शन अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। ये जो लोग आलोचना करते हैं ना, हमारे यहाँ कुछ शब्द रटे हुए हैं, ये किसान को मदद करने वाला बजट नहीं है, ये बेरोजगारी बढ़ाने वाला बजट है, ये गरीब का नहीं है। ये सब योजनाएं क्या करोड़पतियों की योजना है जिसमें ये पैसा लग रहा है? ये सारा गरीब को, किसान को, बेरोजगार को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बजट रखा है। और बजट को बिना टैक्स लगाए इस कोरोना की महामारी में दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जो इस आर्थिक स्थिति से उभर नहीं पाया। और हमारे यहाँ माइनस में चले गए थे हम विकास दर की दृष्टि से। हम 19-20 में 9% विकास दर पे थे, डाउन होते होते माइनस में चले गए। लेकिन इस बार बजट में वापस हम 8.7 उन्होंने माना है, लेकिन 9.2 तक भी, एंड जो आंकड़ा बताता है कि विकास दर हमारी 9.2 हो सकती है। सबसे बड़ा जो घाटा है वो घाटा घटा करके आपने देखा होगा कि घाटा 6.4 पे लाए हैं, जबकि ये घाटा पहले 8.9 पॉइंट तक घाटा था। वो घाटे को भी इस सारे के सारे में मैनेजमेंट की दृष्टि से घाटा घटाया है, और घाटे का जो अनुमान है वो 6.4 है, जो अब तक का सबसे कम है। तो मैं सोचता हूँ कि केंद्र सरकार ने जनता को खुश करने का नहीं, पर देश को विकास की ओर आगे बढ़ाने के लिए, गरीब की मदद करने के लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम मिले इसके लिए, और एक तरह से मैं सोचता हूँ बेरोजगारों को काम मिले, इन सब बातों को आधार मान करके पहला बजट मैंने इतने वर्षों में पहली बार देखा है जो केवल और केवल गुड़ लगा के खुश करने वाला बजट नहीं है, धरातल पर सच्चाई को उतारने का बजट किया। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि अगर इसी दिशा में सब राज्य और सभी आगे के लोग भी बढ़ना शुरू करें तो निश्चित रूप से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और जिन लोगों का आज परचेजिंग पावर कम है उनमें परचेजिंग पावर बढ़ेगा। सर, एजुकेशन पे टैक्स होना चाहिए। राज्यों के प्रतिनिधि उसमें हैं, उनकी सर्वसम्मति से निर्णय लिया। कोई भी निर्णय किसी को इग्नोर करके या बहुमत के आधार पर नहीं लिया है। अगर इस विषय में भी कोई चर्चा करना चाहे तो GST काउंसिल में चर्चा करे, वह निर्णय कराए, उसकी पालना हो। एजुकेशन पे GST, लेकिन राज्य जो है वो लगातार कहते हैं कि उनकी चुनौती दे रहा हूँ कि जो पुरानी सरकार थी उस समय आपको राज्य से जितना केंद्र से पैसा मिलता था उनको आप पब्लिश करो। 4 से लेकर के 14 तक आपकी सरकार रही। अगर आपको अधिक पैसा मिला है तो उसके फिगर दे दो। और जब से ये सरकार आई है और जब से GST आई है
राज्य को मिलने वाला टोटल पैसा पहले से कई गुना बढ़ा है कि बढ़ा। आज 41% की जगह 42% 1 रुपये में राजस्थान को मिलता है, और वो राजस्थान का जो टोटल अमाउंट बनता है वो पुराने सब प्रकार के सहयोग से भी ज़्यादा मिलता है। ये तो जब मेरा वो एक प्रश्न था, क्या बोलो? ये जो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह जी, जब बने थे तो हम मेवाड़ वासियों को ऐसा लगा था कि इस मानसी वाकल योजना में कुछ न कुछ कर सकेंगे, तो क्या वो क्या है, जब तक राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव बन करके केंद्र सरकार के पाले तक नहीं पहुंचता है, तब तक किसी भी योजना को जोड़ा नहीं जा सकता। राज्य सरकार का जो प्रस्ताव जाते हैं उन पर विचार होता है। मैं स्वयं 3 बार उनसे मिल चुका हूँ। तो राज्य सरकार जब तक प्रस्ताव बना करके आगे परस्यू नहीं करे, तब तक उसकी स्वीकृति कैसे होगी? ठीक ये सर कभी जो राज्य सरकार जो दवाई का जगह उपयोग नहीं करते और पैसे का ही पैसा बीमा करते हैं, तो काबू करने का प्रयास किया सरकार ने। एक एक कदम सही दिशा में जा रहा है, जिससे जितनी बेईमानी को रोका जा सकती है, जितने लीकेज जो उनको रोकी जा सकती है, प्रयत्न करना। वैसा उदयपुर नगर निगम में जो 272 लोगों वाला प्रकरण चल रहा है, वो बीजेपी के कार्यकाल में ही हुआ है, क्या कहना है? ऐसा किसी के कार्यकाल में हो, दोषी गुलाबचंद कटारिया हो तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं उस पक्ष का आदमी हूँ, और मैंने दिसंबर महीने में, आप तो मुझे आज पूरा एसओजी का राठौड़ बुला करके पूछताछ कर नहीं सकता। इसके लिए हमने कहा कि अब ये केंद्र की एजेंसी के द्वारा एसीबी से ही हो, तब जाकर के सीबीआई से हो, तब जाकर के इन लोगों को बुला करके पूछताछ करें। वो भजन लाल से तो पूछ होता है, मीना से तो पूछताछ कर सकता है अशोक राठौड़, लेकिन सुभाष घर को बुलाकर 4 घंटे तक ऊंचा नीचा नहीं कर सकता। तो सर रिट कैंसिल होनी चाहिए। आपका डोटा सर है, इसमें क्या निश्चित रूप से उससे मंत्री तो वही थे ना, मंत्री वही थे, और शिक्षा संकुल उन्हीं का मंदिर है जहाँ पर शिक्षा का सारी व्यवस्था चलती है। उस मंदिर में ही ऐसे दागी पुजारी लगा दिए, तो आप लोगों का दोष नहीं तो किसका है भाई? नहीं, रिट कैंसिल होनी चाहिए सर, रिट कैंसिल होनी चाहिए। अब तो जितना नीचे जा रहा है, निश्चित रूप से उन बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा जिन्होंने मेहनत करके काम किया। अब ये 1000 हैं, 2000 हैं, 5000 हैं, कितने लोगों ने ये पर्चा फ़ायदा उठा करके उसकी परीक्षा पास की है। अभी इसका एनालिसिस अगर स्कूलों के अनुसार होना शुरू होगा, किस स्कूल से मेरिट के बच्चे कितने हैं, क्या नहीं हैं, तो स्कूल भी खुलेंगे और इन सब नेताओं के पढ़ खुल जाएंगे कि कौन सा किसका स्कूल है, कहाँ ये हुआ है। एक तरफ बीजेपी मांग कर रही है नीट को रद्द किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो है नीट अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू करती है उनके नामांकन। मैं सोचता हूँ कि लोग बाग कोर्ट के सहारा भी गए हुए, लोग इस आंदोलन के सहारे गए, हम भी इनको विधानसभा में भी लड़ेंगे और सड़क पे भी लड़ेंगे, और जहाँ तक भी हो सकेगा बच्चों को न्याय मिले। इसमें तो कोई दौरान नहीं, 14 लाख बच्चों की ज़िंदगी और उनके परिवार का मतलब 1 करोड़ जनता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस नीट की परीक्षा से जुड़ी हुई है। उनकी मन की पीड़ा नहीं रह करके उनको वाजिब संतोष मिले, इस प्रकार की क्रिया तो करनी ही पड़ेगी। ऐसा विधानसभा में ऐसा कोई लाएंगे प्रस्ताव कि इस तरह का कृत्य करने वालों को सख्त से अपनी संपत्ति जब्त हो? ऐसा है कि सख्त सजा तो नियम और कानून देगा, पर हमारी ये कोशिश होगी कि नियमों के तहत इन अपराधियों को सजा मिले। ये तो हमारा हंगामेदार हो सकता है या सत्य प्रभावित रहेगा? निश्चित रूप से होगा यार। जहाँ 1 करोड़ जनता के हित जिस विषय की और जिस परीक्षा से जुड़ गए हों, उन बच्चों के लिए अगर हम अपना धर्म नहीं निभाते तो हम क्या विपक्ष में? एक लास्ट प्रश्न ये था कि अभी हाल ही में राज्यसभा सांसद जोड़ीलाल जी उदयपुर आए थे, कोटड़ा से महिलाओं को लेके आए, उनको यहाँ बैठे धरने में बैठे प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि यहाँ की लोकल बीजेपी जो उनको पता है, सबको जानकारी है, लेकिन कोई आया नहीं था उनके समर्थन में। बात उनके समर्थन में सामान्य आदमी आ भी नहीं सकता। क्या कारण क्या है? वो पहले एक आंदोलन करने आया, आपको याद है कोटड़ा का आंदोलन, हम भी उनके साथ ही रहे, 6-7 दिन तक बैठे रहे। अचानक कलेक्टर से मिल करके रवाना हो गए, तो फिर हमारा साथ देने का अर्थ क्या है? जब हमको पता ही नहीं कि आप क्या कर जा रहे हो, तो भैया तुम इतना ताकतवर तो स्वयं ही करो, हमें क्या दिक्कत है? नहीं, वो एक बार एक सवाल ये उठाते हैं, वो एक अलग इश्यू है, आप साथ दो नहीं दो आपका पार्टी का भीतर। वो कहते हैं कि जिस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं कोटड़ा आदिवासी बेल्ट में, वो दर्दनाक है। गुजरात में ज़्यादातर युवतियाँ जा रही हैं,
आदिवासी नेता कई बात करते हैं, मुद्दे भी उठाते हैं, लेकिन धरातल तक क्या पहुंचते नहीं क्या? तो उनके ऐसा है पास? कि दरियावत पर मैं स्वयं पहुंचा नहीं पहुंचा, गया था पहले गए थे और उस थाने को सस्पेंड कराया था ना था। तो जो घटना जिस प्रकार की भी हमारे ध्यान में आती है उसके निश्चित, और बाबूलाल जी ने स्वयं ने कोटड़ा की घटना को लेकर के स्वयं ने प्रयास किया था। ऐसा तो नहीं है दूसरी घटनाएं छोड़ सकें, ऐसा नहीं है, खुद ही इस प्रकार की घटनाएं। मैं से कोई विषय जहाँ तक हो सकता है छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारी ड्यूटी है, हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र की जनता की हर प्रकार की मदद करना हमारा धर्म है। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।